हम अगर अपने आसपास नजर दौड़ाए तो हम ये पाते हैं कि हम तमाम तरह की चीजों से घिरे हुए हैं, लाखों करोड़ों तरह की चीजों से घिरे हुए हैं। अब ये सारी चीजें फंडामेंटली या तो एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से बना हुआ होता है, और चूंकि कंपाउंड भी एलिमेंट से ही बना हुआ होता है तो हम कह सकते हैं हम आसपास जो भी चीजें देखते हैं वो फंडामेंटली एलिमेंट से ही बना हुआ होता है। अब तक हम लोगों ने 118 एलिमेंट्स खोज निकाले हैं। अब इन 118 एलिमेंट्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग है। अब अलग अलग है इसीलिए तो हम इन्हें अलग अलग नाम देते हैं। अब इतने सारे 118 एलिमेंट्स के इतने सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज, इनको अलग अलग याद रखना बड़ा कठिन काम है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने एक ग्रुप में रख दिया, और उस ग्रुप का जो कॉमन प्रॉपर्टी है उस कॉमन प्रॉपर्टी को उस ग्रुप के साथ एसोसिएट कर दिया। अब चीजें याद रखना हमारे लिए आसान हो गया। जैसे कि यहां पर देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है। ये सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं और इन सब का वैलेंसी 1 होता है। इस ग्रुप को एल्कली मेटल कहा जाता है। ये सारे एल्कली मेटल्स हैं। उसी तरह से आपको यहां पर एक और ग्रुप दिखेगा, ये भी मेटल है। इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इनका वैलेंसी 2 होता है। यहां पर आपको ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप दिख रहा है, ऑक्सीजन सल्फर वाला जो ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप को कैल्कजेंस कहा जाता है, जिसका वैलेंसी जनरली 2 होता है। तो यहां पर इनका प्रॉपर्टीज भी मिलता जुलता है। और यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हैलोजेंस कहा जाता है। इनका वैलेंसी 1 होता है। तो इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप में रखते हुए, कॉमन प्रॉपर्टी निकालते हुए हम चीजों को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी रहता है। तो ये जो अटेम्प्ट है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखना, ये रिसेंटली शुरू नहीं हुआ है, बल्कि बहुत पहले से ये होते आया है। बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स के बाद ही आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे हैं। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने का हिस्ट्री है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि फ्रेंच केमिस्ट लावियाजे से हुआ होगा। लावियाजे ने सन 1789 में एक किताब लिखा, एलिमेंटरी ट्रीटीज ऑफ केमिस्ट्री। यहां पर इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसके स्मॉलेस्ट यूनिट को, सबसे छोटे यूनिट को और भी ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। और उन्होंने एक लिस्ट बनाया एलिमेंट्स का। खास बात यह थी कि उनके लिस्ट में उन्होंने इन एलिमेंट्स को 2 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो हम कह सकते हैं कि यहां से एलिमेंट्स को ग्रुप में अलग अलग कैटेगराइज करने का जो प्रथा है वो शुरू हुआ। यहां पर ये जो लावियाजे का काम था, ये चूंकि उन्होंने बहुत कम एलिमेंट्स के साथ काम किया और उन्होंने सिर्फ 2 ही ग्रुप बनाया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ ग्रुपिंग है। लेकिन ये ध्यान रखें, चूंकि ये शुरुआती काम था इसलिए इसमें बहुत क्रेडिट जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक जर्मन केमिस्ट डोबेरेइनर का काम पे बात करेंगे हम लोग। डोबेरेइनर ने ट्रायड्स बनाया था। डोबेरेइनर ने 1829 ईस्वी में यह पाया कि 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जा सकता है जिनका प्रॉपर्टीज मिलता जुलता होगा। उन्होंने इन ग्रुप्स को नाम दिया ट्रायड्स, ट्राई फॉर 3। उन्होंने ग्रुप को नाम दिया ट्रायड, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। जैसे कि उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा, ये एक ट्रायड है। इन तीनों का प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है। सिमिलरली कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम का भी प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है, तो ये दूसरा ट्रायड हो गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है, तो ये एक ट्रायड में आ गया। और सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इनका भी प्रॉपर्टीज जो है ये मिलता जुलता है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ ट्रायड्स बनाए और उन्होंने ये भी दिखाया कि जो बीच वाला एलिमेंट है, जैसे कि यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में ये सोडियम बीच वाला एलिमेंट हो जाएगा, तो ये जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट बाकी 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है, जो कि उनके ओरिजिनल वर्क में भी दिखता है। ऑब्वियसली ये जर्मन में लिखा हुआ है। यहां पर आप क्लियरली ये देख पाएंगे कि ब्रोमीन का एटॉमिक वेट, जर्मन में ब्रोमीन को ब्रोम्स कहा जाता है। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट क्लोरीन, जर्मन में क्लोरीन को क्लोर्स कहा जाता है, और आयोडीन, जिसे कि जर्मन में योड्स कहा जाता है, इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज है। आप इस लिस्ट में देख ले, यहां पर लिथियम का और यहां पर पोटेशियम का एटॉमिक वेट है। तो इन दोनों का जो एवरेज है ये आपको ब्लू कलर से यहां पर दिख रहा है। लेकिन सोडियम का जो ओरिजिनल एटॉमिक मास है वो आपको यहां पर दिख रहा है, जो इस वैल्यू के बहुत करीब है। आप इस ग्रुप में बाकी जो रोज है उनमें भी ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट शंकरतुआ। इन्होंने सिलिंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाया था।
शंकरथुआ ने 1862 ईस्वी में यह देखा कि एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखा जाए तो रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक ही तरह का प्रॉपर्टीज रिपीट होता है। उन्होंने इस टेबल को नाम दिया टेलुरिक हेलिक्स। यहां पर आपको टेलुरिक हेलिक्स दिख रहा है। चलिए, अगर टेलुरिक हेलिक्स को, उसका छोटा पार्ट हम यहां पर देख रहे हैं, छोटा सा हिस्सा, अगर इसे हम काट के खोल ले तो इस तरह का हमें एक चार्ट मिलेगा। तो यहां पर आपको एटॉमिक वेट दिख रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एटॉमिक वेट 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, उसी तरह से मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है। अब देखिए यहां पर उन्होंने क्या दिखाया कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखें, उनके एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अगर रखें, हाइड्रोजन फिर लिथियम, आप पूछेंगे हीलियम कहां है? उस समय जो नोबेल गैसेस हैं उनका डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन। मैं आपको यहां पर बता दूं, बेरिलियम उस समय इसका नाम बेरिलियम नहीं था, ग्लूसीनियम था, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ये टेस्ट बड़ा मीठा होता है, ग्लूकोज जैसा होता है, इसीलिए शुरुआती दौर में इसका नाम बेरिलियम नहीं ग्लूसीनियम रखा गया था। बाद में चल के इसका नाम बेरिलियम हुआ। देखिए, फिर बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फिर सोडियम। इस तरह से अगर हम रखते जाएं तो फिर कुछ देर बाद ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज रिपीट करने लगता है। जैसे कि आप यहां पर देखें, लिथियम, लिथियम के साथ सोडियम का प्रॉपर्टी और पोटेशियम का प्रॉपर्टी जो है मिलता जुलता है। इन्हें एक ही सीध में, एक ही लाइन में, वर्टिकल लाइन में रखा गया। उसी तरह से हमें पता है कि कार्बन और सिलिकॉन का प्रॉपर्टी एक ही तरह का होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, जिसे कि एक ही वर्टिकल लाइन में रखा गया है। तो उन्होंने यही दिखाया कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अगर हम रखें तो कुछ देर बाद ये प्रॉपर्टी रिपीट होने लगता है। अब यहां से आगे एक इंग्लिश केमिस्ट आते हैं, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या देखा? न्यूलैंड ने सन 1864 में 62 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। उन्होंने ये पाया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके मास नंबर के हिसाब से रखें तो फिर वही रेकरिंग ट्रेंड, जो रेकरिंग ट्रेंड शंकरथुआ ने देखा था, उसी तरह का रेकरिंग ट्रेंड यहां पर दिखेगा। तो उन्होंने कुछ इस तरह का एक टेबल बनाया। यहां पर उन्होंने इसे एक ग्रुप में, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ग्रुप उन्होंने बनाया। उन्होंने ये दिखाया कि अगर हम इन्हें इंक्रीजिंग मास नंबर के हिसाब से रखें, जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर ग्लूसीनियम मतलब बेरिलियम, फिर बोरॉन, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम रखें, मास नंबर के हिसाब से रखें, तो कुछ देर बाद वही प्रॉपर्टी रिपीट होने लगता है। फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर। तो इस तरह से फिर आगे बढ़ते हुए सेम प्रॉपर्टी रिपीट होने लगता है। यहां पर हमें पता है फ्लोरीन और क्लोरीन का प्रॉपर्टी मिलता जुलता है, उसी तरह से कार्बन सिलिकॉन का प्रॉपर्टी मिलता जुलता है। हमें यह भी पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर का प्रॉपर्टी मिलता जुलता है। तो इस तरह से उन्होंने ये दिखाया कि कुछ देर बाद ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड वापस आता है और रिपीट होता है। अब यहां पर उनका जो ये काम था, यहां पर कुछ ड्रॉबैक्स है। इस ड्रॉबैक को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तब जाके हम आगे चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझ पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो देखिए, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल होता है, उसके बाद ये प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कैल्शियम के आगे का जो एलिमेंट्स है, जैसे कि कोबाल्ट और निकल, इसे फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखा गया, जबकि हमें पता है, आज हमें पता है फ्लोरीन और क्लोरीन का प्रॉपर्टी जो है कोबाल्ट निकल के प्रॉपर्टी के बराबर नहीं है, सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं है। हम आज के डेट में कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ नहीं रखते हैं। उन्होंने ये अज्यूम किया कि सिर्फ 62 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करता है नेचर में। आप कुछ कुछ किताबों में यहां पर 62 की जगह 56, 56 पाएंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से गिने, यहां पर 7 है, यहां पर 8, तो टोटल 56 आपको दिखेगा। लेकिन आप यहां पर गौर करें कि कुछ कुछ जगह पे 2-2 एलिमेंट्स को भी रखा गया, 6 जगह पे 2-2 एलिमेंट्स को रखा गया, तो 56 + 6 = 62। उस समय 62 एलिमेंट्स उनके लिए नोन एलिमेंट्स था। तो उन्होंने ये माना, न्यूलैंड ने ये माना कि सिर्फ 62 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट करता है और कोई भी नया एलिमेंट आगे चल के डिस्कवर्ड नहीं होगा। लेकिन आगे चल के बहुत सारे नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, जिनको जब इस टेबल में फिट किया गया तो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ। तो ये भी उनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है उसका एक फेलियर है। कुछ कुछ जगह पे न्यूलैंड ने क्या किया कि 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट में रख दिया, जैसे कि यहां पर कोबाल्ट और निकल, जैसे कि यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस जगह पे, इस जगह पे। सो इस तरह से बहुत सारे जगहों पे उन्होंने 2-2 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया और साथ ही साथ कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे फ्लोरीन और क्लोरीन, इसके साथ कोबाल्ट और निकल को रखा गया।
कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टी फ्लोरीन क्लोरीन से मिलता जुलता नहीं है। इस तरह से इस लिस्ट में अगर आप ढूंढे तो आपको और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, अनलाइक एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि सेम ग्रुप में रखा हुआ है। आप खोज के देखिए, आपको और भी मिल जाएगा। तो जो भी हो, जितना भी ड्रॉबैक्स रहे, चूंकि ये शुरुआती दिनों का काम था और यही काम फिर आगे चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रूप लिया, इसीलिए हमें इन्हें क्रेडिट देना ही होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, जो नेक्स्ट केमिस्ट आते हैं, जो कि थे रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव, इन्होंने बेहतरीन काम किया। इनका जो पीरियोडिक टेबल था यही आगे चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का रूप लिया। मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। उन्होंने जो मैजिकल काम किया था वो ये था कि उस समय, मेंडलीव के समय, जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, मेंडलीव ने उनका प्रेडिक्शन कर दिया था। उन एलिमेंट्स का बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में प्रेडिक्शन किया था, जैसे कि उन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्साइड का डेंसिटी क्या होगा। बहुत सारे प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक बैठ गया था और बहुत सारे प्रेडिक्शन रियलिटी के बहुत करीब था। यही था मेंडलीव का मैजिक। और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें उन्होंने किस तरह से अप्रोच लिया था और उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में, और उनका प्रेडिक्शन किस तरह का था। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल की शुरुआत है, हम कह सकते हैं लावियाजे से हुआ होगा। फिर उनके बाद आते हैं डोबेरेइनर, फिर आते हैं शॉन्कतुआ, फिर आते हैं न्यूलैंड। इस तरह से एक लंबा हिस्ट्री पार होते हुए फिर हम पहुंचते हैं मेंडलीव तक। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का दिखता है। अब यहां तक मेंडलीव पहुंचे कैसे, इसी के बारे में चलिए अब हम लोग देखेंगे। उन्होंने उस समय के जो भी नोन एलिमेंट्स थे, उन नोन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को उन एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ इंटरलिंक किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेंडलीव ने यह देखा था कि वो जो एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स जो भी नोन एलिमेंट्स थे, वो सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसीलिए कंसीडर किया था क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। उन्होंने उन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला लिखा और फिर उन्होंने एक कार्ड जैसा बनाया। यहां पर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स का ऑक्साइड का फॉर्मूला और हाइड्राइड का फॉर्मूला दिख रहा है। इस तरह से जो भी नोन एलिमेंट्स थे जिसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, उन सब का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला उन्होंने लिखा था। साथ में और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज उन्होंने लिखा था, सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज उन्होंने लिखा था। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप में रखा था, सेम ग्रुप में रखा था। जैसे कि यहां पर अगर आप हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो सोडियम का हाइड्राइड का फॉर्मूला और पोटेशियम का हाइड्राइड का फॉर्मूला देखें, दोनों सेम है, सिमिलर है। ऑक्साइड का फॉर्मूला भी सिमिलर है, Na2O और K2O। उसी तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में भी हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला सिमिलर है। तो इस तरह से उन्होंने इन प्रॉपर्टीज के बेस पे सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप में रखा था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था। आप एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा था। उन्होंने यह भी पाया था कि उन एलिमेंट्स में उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनका पीरियोडिक रेकरेंस हो रहा है। मतलब एक एलिमेंट को यहां रखा गया प्रॉपर्टी के हिसाब से, फिर दूसरे को यहां, तीसरे को यहां, चौथे को यहां, इस तरह से रखा गया। कुछ देर बाद इस तरह से वही प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगा, फिर कुछ देर बाद वही प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगा, रेकर करने लगा। पीरियोडिक रेकरेंस ऑफ द एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एक ही तरह का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट होने लगा। यह रहा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो देखिए, यहां पर ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। यहां पर R जो है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग एल्स। अगर सोडियम की बात करें तो यहां R का मतलब सोडियम होगा, पोटेशियम की बात करें तो यहां R का मतलब पोटेशियम होगा। तो यहां पर उन्होंने जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है और हाइड्राइड का फॉर्मूला है, उसके हिसाब से इन एलिमेंट्स को इस कॉलम में रखा और इस तरह से दूसरे तरह का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला वाला जो एलिमेंट्स है उनको दूसरे ग्रुप में रखा। इस तरह से उन्होंने ग्रुप्स बनाया। यहां पर और भी आप देखें, यहां पर जो एलिमेंट्स को रखा गया है इंक्रीजिंग
एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा गया। देखिए लिथियम का एटॉमिक वेट, फिर बेरिलियम का एटॉमिक वेट ये बढ़ गया, फिर यहां से ये बढ़ा, फिर यहां से ये बढ़ा, फिर यहां से ये बढ़ा, इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को प्लेस किया गया था। लेकिन यहां पर कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, जैसे कुछ कुछ जगहों पे यहां पर जैसे आप देख ले, यहां पर जो एटॉमिक वेट है एल्यूमिनियम से सिलिकॉन का एटॉमिक वेट कम है, उसी तरह से यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, ये क्यों है ये हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए उनको और क्या दिखा था, जैसे कि यहां पहुंचने के बाद, फ्लोरीन पहुंचने के बाद, उस समय तो नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो फ्लोरीन पहुंचने के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी लिथियम जैसा है, मतलब प्रॉपर्टी जो है ये रेकर करने लगा। पीरियोडिक रेकरेंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यहां से शुरू हो गया। फिर आगे चल के मैग्नीशियम, इसका प्रॉपर्टी बेरिलियम जैसा है, एल्यूमिनियम इसका प्रॉपर्टी बोरॉन जैसा है। फिर यहां क्लोरीन पहुंचने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो पोटेशियम, इसका प्रॉपर्टी सोडियम लिथियम जैसा है। फिर कैल्शियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसा है। तो इस तरह से रेकरिंग, पीरियोडिक रेकरिंग ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनको इस टेबल में दिखा। तो मेंडलीव ने इसके बाद एक पीरियोडिक लॉ जो है ये फॉर्मुलेट किया था। पीरियोडिक लॉ कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक समय के बाद ये वापस से वही प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से अगर एलिमेंट्स को रखा जाए तो उनमें उनका जो प्रॉपर्टीज है उसमें पीरियोडिक फंक्शन दिखेगा। कुछ देर बाद वही प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगेगा। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इसमें कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि कुछ कुछ केसेस में जैसे कि हमने बात किया, मेंडलीव ने थोड़ा ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रखा, जबकि नॉर्मल ट्रेंड क्या था? नॉर्मल ट्रेंड यही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास उसे रखा जाए। लेकिन कुछ कुछ केसेस में इसका उल्टा उन्होंने किया था। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया था ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज, इस पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तब जाके उसे एक ग्रुप में रखा जाएगा, कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक ग्रुप में रह सके, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़ रखा था पीरियोडिक टेबल में, और उन्होंने बड़े बोल्डली प्रेडिक्ट किया था कि वो सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ उन्होंने उन एलिमेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। जैसे कि यहां पर अगर आप देखें तो मेंडलीव के समय ये तीन एलिमेंट्स स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इसका डिस्कवरी नहीं हुआ था। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो स्कैंडियम है इसका प्रॉपर्टी बोरॉन जैसा कुछ होगा, और इसका नाम उन्होंने रखा था एका बोरॉन। एका मतलब संस्कृत एक, जो हिंदी में हम एक कहते हैं, संस्कृत में एका, वही एक उन्होंने यूज किया था यहां पर। और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि ये जो गैलियम है, जो बाद में चल के जिसका नाम गैलियम रखा गया, इसका नाम उन्होंने रखा था एका एल्यूमिनियम। उन्होंने कहा था इसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसा होगा। और जर्मेनियम के लिए उन्होंने इसका नाम दिया था एका सिलिकॉन। उन्होंने कहा था इसका जो प्रॉपर्टी होगा ये सिलिकॉन जैसा कुछ होगा। यहां पर देखिए जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले रहा हूं, जो कि आगे चल के जब डिस्कवर्ड हुआ तो उसका नाम गैलियम रखा गया। तो मेंडलीव ने जो प्रेडिक्ट किया था वो आपको इस कॉलम में दिखेगा, और जो उसका रियल वैल्यू है, जो बाद में चल के डिस्कवरी के बाद टेस्ट करके देखा गया, वो वैल्यूज आपको यहां पर दिखेगा। तो देखिए कुछ कुछ केसेस में मेंडलीव ने बिल्कुल एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर दिया था चीजें, जैसे कि डेंसिटी एग्जैक्टली उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, और कुछ कुछ केसेस में उनका जो प्रेडिक्शन था रियलिटी के बहुत करीब था। जैसे कि एटॉमिक वेट देखे, उन्होंने कहा था ये 68 के आसपास होगा, जबकि ये बाद में 69.7 निकल के आया। उन्होंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होगा, और सही मायने में मेल्टिंग पॉइंट लो है 30 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने इसका ऑक्साइड का भी फॉर्मूला प्रेडिक्ट किया था। यहां पर एम का मतलब जो भी एलिमेंट होगा उसका नाम जो भी होगा वो यहां पर प्लेस करना है, जैसे यहां पर Ga प्लेस करना है। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था ऑक्साइड का फॉर्मूला, जो कि एग्जैक्टली सही निकल के आया। और उन्होंने उस ऑक्साइड का डेंसिटी प्रेडिक्ट किया था 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि इन रियलिटी होता है 5.88 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि बहुत क्लोज वैल्यू है। उनके पीरियोडिक टेबल का एक और अचीवमेंट यह है कि जब नोबेल गैसेस, क्योंकि उस समय नोबेल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, कुछ कुछ केसेस में मेंशन जरूर था, लेकिन पूरी तरह से इसे डिस्कवरी नहीं कहा जा सकता है। तो जब नोबेल गैसेस का डिस्कवरी हुआ, उस समय उन नोबेल गैसेस को एक नया ग्रुप बनाकर वहां पर प्लेस किया जा सका मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स उस पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी प्लेस्ड था, उनको डिस्टर्ब किए बिना नया ग्रुप बनाकर उन नोबेल गैसेस को प्लेस किया जा सका। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेंडलीव का, कि आगे चल के नया एलिमेंट अगर डिस्कवर हो भी गया तो उसे प्रॉपरली सही जगह पे प्लेस किया जा सकता है, आगे के एलिमेंट्स जो है उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। अब देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि एक बहुत बड़ा लिमिटेशन जो है वो ये है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर फिक्स्ड पोजीशन नहीं मिला उनके पीरियोडिक टेबल में।
क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ना एल्काली मेटल से भी मिलता है और हैलोजेंस से भी मिलता है। जैसे कि एल्काली मेटल्स हैलोजेंस ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कंपाउंड बनाता है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी कंपाउंड बनाता है। जैसे कि एक एल्काली मेटल हो गया सोडियम, सोडियम क्लोरीन के साथ जिस तरह से कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन भी उसी तरह से बनाता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ जिस तरह से कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन भी उसी तरह से बनाता है। सल्फर के केस में भी यही चीज निकल के आया। मतलब हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सोडियम से मिलता जुलता है, एल्काली मेटल से मिलता जुलता है। जबकि हाइड्रोजन में ऐसे भी प्रॉपर्टीज है जो कि हैलोजन से मिलता जुलता है। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है। जैसे हैलोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। जैसे हैलोजन नॉन मेटल्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर कंपाउंड बनाता है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स के साथ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है, ये हैलोजेंस के साथ भी मिलता है और ये एल्काली मेटल के साथ भी मिलता है। इसलिए हाइड्रोजन को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोई फिक्स्ड सा पोजीशन नहीं मिला था। अगला लिमिटेशन यह है कि जब आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल बनने के काफी बाद हुआ था, तो जब आइसोटोप्स का डिस्कवरी हुआ उस समय उनके पीरियोडिक टेबल में एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने जो एलिमेंट्स को प्लेस किया था वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास था। अब देखिए आइसोटोप्स का एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे कि अगर कार्बन का ही केस हम कंसीडर करें तो कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 का एटॉमिक मास 14 यूनिफाइड मास का होता है। अब यहां पर आप देखिए, अगर कार्बन के उस आइसोटोप की बात किया जाए, कार्बन 14 की बात किया जाए, तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो कार्बन जैसा ही होगा, वो भी कार्बन ही है। लेकिन उसका अगर एटॉमिक मास देखें तो उसके हिसाब से उसे इस जगह पे नाइट्रोजन के साथ प्लेस करना होगा, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। मेंडलीव ने जो टेक्निक यूज किया था उसके हिसाब से। लेकिन यहां पर उस कार्बन का, कार्बन 14 का प्रॉपर्टी तो नाइट्रोजन से मिलता जुलता होगा नहीं, उसका प्रॉपर्टी कार्बन से ही मिलता जुलता होगा। इसीलिए इस तरह के केसेस में, आइसोटोप्स के केसेस में, इस पीरियोडिक टेबल में एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आता है। उनका पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट लिमिटेशन यह है कि एटॉमिक मासेस जो इंक्रीज करता है वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं करता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते हुए। इसीलिए दो एलिमेंट्स के बीच कितने और एलिमेंट्स हो सकता है, बाद में चल के डिस्कवर्ड हो सकता है, इसके बारे में कोई प्रॉपर आइडिया हमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से नहीं मिलता है। जैसे कि यहां पर आप देख ले, जो यहां एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो एटॉमिक मास है वो जो इंक्रीज कर रहा है उसमें कोई पैटर्न नहीं है। हमें आज पता है कि ये जो हम एलिमेंट्स को इस तरह से एक के बाद दूसरा रखते हैं, उसका प्रॉपर तरीका ये होता है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाए। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंडिकेट करता है, जो कि डिसाइड करता है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। लेकिन उस समय मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था। इसीलिए किसी दो एलिमेंट्स के बीच कितने और एलिमेंट्स हो सकता है, इसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आज हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनता है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से हम रखते हैं। तो हम किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच, जैसे कि मान ले कि मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, और फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, हमें पता है इन दोनों के बीच सिर्फ दो ही एलिमेंट्स पॉसिबल है, 13 और 14 एटॉमिक नंबर वाला, जो कि मेंडलीव के समय ये पॉसिबल नहीं था उनके पीरियोडिक टेबल देखकर ये बताना कि दो एलिमेंट्स के बीच कितने और एलिमेंट्स हो सकता है। फिर मेंडलीव के वही पीरियोडिक टेबल जो है उसी में मॉडिफिकेशन हुआ। अब आगे चल के साइंटिस्ट्स ने क्या किया कि जो एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से एलिमेंट्स को प्लेस करते हुए इस तरह का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये एक ऐसा टेबल होता है जिसमें कि एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से रखा जाता है। यहां पर जो कॉलम्स देख रहे हैं आप, एक कॉलम में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो इनको एक कॉलम में रखा गया है। इन कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। जैसे यहां पर आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो इनको एक कॉलम में रखा गया है। और खास बात इसका यह है कि यहां पर जो एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लेस किया जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए हाइड्रोजन को प्लेस किया गया, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर यहां पर हीलियम को, इसके बाद नेक्स्ट हीलियम, इसे प्लेस किया गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। फिर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, फिर यहां पर सोडियम 11। इस तरह से एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? यह होता है किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं।
क्योंकि यही एटॉमिक नंबर जो है ये एलिमेंट के प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। वो एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, और वही फिर आगे चल के डिसाइड करता है कि उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि इससे पहले जो एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से ग्रुप करने की जो प्रथा थी वो बहुत पहले से शुरू हुई थी। जैसे कि डोबेरेइनर ने कुछ काम किया था, फिर शंकरतवा ने कुछ काम किया था, फिर न्यूलैंड ने कुछ काम किया था, और आगे चल के मेंडलीव ने बहुत बेहतरीन काम किया था ये पीरियोडिक टेबल बनाने में। लेकिन उन लोगों ने एटॉमिक नंबर को कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तब तक उतना एडवांस्ड नहीं था। उस समय एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट एडवांस्ड था या उस समय प्रचलन में था। इसीलिए उन लोगों ने जो टेबल बनाया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था, या जो भी कहें ग्रुप बनाया था, तो उसमें उन लोगों ने एटॉमिक मास को कंसीडर किया था। लेकिन आगे चल के फिर 1913 में हेनरी मॉसले आते हैं। वो कहते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ही ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब ये एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करके देता है कि वो एलिमेंट किस तरह के प्रॉपर्टी वाला होगा, किस तरह का उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। फिर इससे आगे चल के साइंटिस्ट्स ने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहां पर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लेस किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले तो चलिए कुछ खास बात इस टेबल का जो है, कुछ खास एसोसिएटेड टर्म्स जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने बात किया कि ये जो कॉलम्स है, इन कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। तो यहां पर 18 ग्रुप्स है। देखिए, जैसे कि 16th ग्रुप में आपको ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम मिलेगा। जैसे कि आपको यहां पर देखिए 7th ग्रुप में मैंगनीज मिलेगा। उसी तरह से 8th ग्रुप में आपको आयरन मिलेगा। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको कहा जाता है ग्रुप्स, और 18 ग्रुप्स होता है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और ये जो रोज है, ये जो रोज आप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है पीरियड्स। यहां पर देखिए 7 पीरियड्स आपको दिखेगा। फर्स्ट पीरियड में कौन है? हाइड्रोजन है, हीलियम है। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब है। थर्ड में कौन है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसी तरह से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब है। तो ग्रुप्स 18 होते हैं और पीरियड्स 7 होते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग ये देखने वाले हैं अभी कि किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, उसके एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ इस पीरियोडिक टेबल का क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप एक एटम देख रहे हैं। उस एटम का ये जो बीच वाला हिस्सा है वो उसके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर आप फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल को देख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, और ये फोर्थ शेल है। इलेक्ट्रॉन आके यहां पर रिसाइड करता है। ये एटम का सिंपलिस्टिक पिक्चर है, बहुत ही सिंपल पिक्चर है, जो आप स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10th में सीखते हैं। लेकिन अगर इसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंटर रिलेशन को समझने का कोशिश करें तब तो काम तमाम हो गया। इसके लिए आपको थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तब जाके आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या रिलेशन है। आपको याद होगा स्टैंडर्ड 9th में हम लोगों ने थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात किया था। वहां पर हमने ये देखा था कि ये जो शेल्स होता है, ये शेल्स सब शेल्स से बना हुआ होता है। वो सब शेल्स होता है एस सब शेल, इसे ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, एस के केस में आप ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। और पी सब शेल होता है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड एंड एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। फिर डी भी होता है, एफ भी होता है, और जी, एच, आई, जे, ये सब भी होता है। लेकिन इसका काम फिलहाल के लिए हमारे लिए इसकी कोई जरूरत है नहीं। हमारा काम एस, पी, डी, एफ से ही चल जाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एफ के बाहर जाता ही नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें कि जी सब शेल में जाके इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं। हाँ, एक्साइटेड स्टेट में वो जा सकता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट की हम बात करते हैं नॉर्मली। ग्राउंड स्टेट में हमें जी, एच, आई इनकी जरूरत नहीं होती है, एफ से ही काम चल जाता है। ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में देखा था। यहां पर खास बात यह है कि जो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। जो पी ऑर्बिटल है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। डी जो है ये 10 को रख सकता है, और एफ जो है ये 14 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। अब देखें हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट का ऑब्वियसली जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा, मतलब 1 प्रोटॉन है, और ऑब्वियसली 1 प्रोटॉन होगा तो फिर न्यूट्रल स्टेट में उसके ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल को जाके फिल करेगा। यहां पर आपको मैं बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन फिलअप हम लोग करेंगे तो कुछ इस ऑर्डर से हम लोग फिलअप करते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि डायगोनली इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। यहाँ 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा, फिर 3d भरेगा, फिर 4p, फिर 5s, इस तरह से ये भरते जाएगा। यहां पर मैं 1 2 3 4 क्या है बता दूं। ये 1 जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है, 2 जो है सेकंड ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है, 3 जो है थर्ड ऑर्बिट को या थर्ड शेल को इंडिकेट कर रहा है। और कुछ चीजें आप यहां पर देख ले, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट जो है या फर्स्ट शेल जो है इसमें सिर्फ s सब शेल रहता है, सेकंड में s के साथ p भी रहता है, थर्ड में s p और d रहता है, फोर्थ में s p d f रहता है। इस तरह से जो सब शेल्स हैं वो रहता है सेल्स के अंदर। अब देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या होगा। हाइड्रोजन के केस में जो एक इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली वो पहला इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो s ऑर्बिटल में आएगा, यहां पर ये फिल होगा एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये s ऑर्बिटल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ये याद रखें आप। हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये s ऑर्बिटल में आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में या s सब शेल में आएगा। ये तो हाइड्रोजन हो गया। हीलियम के केस में क्या होगा, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दूसरा भी यहां रह सकता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आके रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, ये जो s ऑर्बिटल है उसी में रहेगा। तो हाइड्रोजन का काम हो गया, हीलियम का काम हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में। तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, s में तो रह नहीं सकता, मतलब अब हमें अभी नेक्स्ट सबशेल को भरना होगा। नेक्स्ट सबशेल जो है ये भरेगा, याद रखें ये s ऑर्बिटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो लिथियम के केस में ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, इसके s ऑर्बिटल में आएगा, 2s में आएगा, तो लिथियम भी भर गया। देखिए गौर से देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन था हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब फर्स्ट पीरियड जो था, वहां उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल ही आउटर मोस्ट शेल था। लिथियम के केस में अब सेकंड ऑर्बिट या सेकंड शेल जो है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, इसीलिए ये सेकंड पीरियड में है। अब नेक्स्ट जो है बेरिलियम। बेरिलियम के केस में ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, ऑब्वियसली s में ही आएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एक यहां पर भर गया और ये जो दूसरा है ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, बेरिलियम भी भर गया, ये 2s फिलअप हो गया। अब बोरॉन के लिए नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तो यहां भर नहीं सकता 2s में, क्योंकि इसका कैपेसिटी फुलफिल्ड हो गया। अब वो ऑब्वियसली आएगा 2p में। गौर से देखिए यहां पर 2p 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जाएगा, ठीक है। बेरिलियम देखिए ये 2p में जा रहा है। कार्बन ये भी 2p में जाएगा, क्योंकि p 6 रख सकता है। नाइट्रोजन ये भी p में जाएगा, 2p में। ऑक्सीजन ये भी 2p में जाएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। फ्लोरीन ये भी 2p में जाएगा, और ये नियॉन ये भी 2p में जाएगा। तो देखिए सेकंड ऑर्बिट जो है उसका 2 इलेक्ट्रॉन तो s में फिलअप हो गया और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये p में फिलअप हुआ। अब ये जो सेकंड ऑर्बिट है पूरी तरह से फिल्ड हो गया, इसीलिए जो सेकंड जो पीरियड है ये भी पूरी तरह से फिल्ड हो गया। ये सारे एलिमेंट्स जो है इसका जो सेकंड ऑर्बिट है यही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसीलिए ये सेकंड पीरियड में आता है। और गौर से देख ले यहां पर लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, इनके केस में क्या हो रहा था, इनके केस में s ऑर्बिटल भर रहा था या s सबशेल भर रहा था। लेकिन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसके केस में क्या हो रहा, इनके केस में जो p सबशेल है वो फिलअप हो रहा है। ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा, p तो फिलअप हो गया, 2p पूरी तरह से फिल्ड अप हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s में आएगा। मतलब अब अगला एलिमेंट कौन है, अगला एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और सोडियम का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर फिलअप होगा। कहां पर आ रहा है, 3s में आ रहा। चूंकि ये थर्ड ऑर्बिट का केस है, थर्ड ऑर्बिट में देखा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सोडियम आता है थर्ड पीरियड में, तो ये फिलअप हो गया। अब s तो एक नहीं 2 रख सकता है इलेक्ट्रॉन, तो नेक्स्ट मैग्नीशियम वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी यहीं पर आएगा, मैग्नीशियम भी फिलअप हो गया। अब 3s फिलअप हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर, नेक्स्ट केस है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहां पर नहीं जा सकता है, नेक्स्ट s में नहीं जा सकता है, 3p में जाएगा। सो अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आएगा, तो एल्यूमिनियम भी फिलअप हो गया। याद रखिए अभी p 6 इलेक्ट्रॉन टोटल रख सकता है, अभी हमने एक ही रखा, एल्यूमिनियम का रखा। सिलिकॉन के लिए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, सिलिकॉन के लिए वो इलेक्ट्रॉन इसी p में जाएगा, 3p में ही जाएगा। सो ये भी भर गया, देखिए ये सब p में भर रहा है। फिर फास्फोरस भी p में आएगा। सल्फर ये भी p में आएगा, क्योंकि ये जो 3p है ये 6 इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा। क्लोरीन ये भी आएगा p में ही, 3p में ही। और फिर आर्गन जो है ये भी 3p में आएगा और 3p पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगा।
ये 3p पूरी तरह से फिल्ड हो गया। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, हम हमेशा ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ये याद रखें, एक्साइटेड स्टेट नहीं, ग्राउंड स्टेट। तो नेक्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए जो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर 4s में आके भरेगा, यहां पर 4s में आके भरेगा, इसीलिए ये जो है ये फोर्थ पीरियड में है। अब नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम के लिए भी ये s में आएगा, क्योंकि s 2 रख सकता है, 4s 2 रख सकता है, तो ये आ गया कैल्शियम यहां पर। अब आता है मजेदार बात, 4s तो भर गया, अब कौन भरेगा? क्या 4p भरेगा? नहीं, हम डायगोनली आते हैं और नेक्स्ट भरेगा 3d। नेक्स्ट भर रहा है 3d। ऐसा क्यों होता है? ये एनर्जी लेवल के कारण होता है, और 4s का जो एनर्जी लेवल है 3d से कम होता है और 4p का 3d से ज्यादा होता है, इसीलिए 4s के बाद 3d आता है, फिर 3d के बाद 4p आता है। तो ये सारी चीजें आप 11th स्टैंडर्ड में जाकर पढ़ेंगे, शुरुआती केमिस्ट्री के शुरुआती चैप्टर्स में ही आपको ये पढ़ना है, तो ज्यादा दिन की बात है नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें, आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे। अब देखिए 3d भरने वाला है नेक्स्ट, कैल्शियम के बाद जो स्कैंडियम है, ये 3d में इसका जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जाके भरेगा, और d 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। अब आप देखिए कैल्शियम के बाद स्कैंडियम के केस में ये 4 में नहीं भरेगा, अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर 3d में जाके भरेगा, यहां पर अंदर वाले शेल का सब शेल में, डी सब शेल में जाकर भरेगा। अब गौर करें, डी कितना रख सकता है? 10। तो एक रहेगा, फिर दूसरा रहेगा इसके लिए, टाइटेनियम के लिए, फिर तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा, पांचवा रहेगा, छठा रहेगा, सातवां, आठवां, और यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं 9वां, और ये 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है यहां पर। आप यहां पर गिन के देख ले, आपको 10 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब जो 10 भर जाएगा, जिंक तक भर जाएगा, जिंक भरने के बाद गैलियम भरने वाला है। ये 3d पूरी तरह से फिल्ड होने के बाद 4p भरने वाला है। अब जो है गैलियम के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, ये 4 के p में आएगा, फोर्थ ऑर्बिट के p में आएगा, या फोर्थ जो शेल है, फोर्थ शेल के p सब शेल में आएगा। तो इस तरह से ये भरते जाता है, और इसी के हिसाब से हम इस पीरियोडिक टेबल के अलग अलग सेक्शन को भी नाम देते हैं। जैसे आपको जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है, इस सेक्शन को एस ब्लॉक कहा जाता है, एस ब्लॉक, क्योंकि इस सेक्शन में जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो जाके एस ब्लॉक में या एस सबशेल में जाके भरता है, इसीलिए इनको एस ब्लॉक कहा जाता है। यहां पर आप हाइड्रोजन और हीलियम को यहां से आप अलग सा रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत छोटा है और इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसको फिलहाल अभी हम लोग कंसीडर नहीं करते। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन जो है इसका बहुत छोटा होने के कारण इसमें ना डुअल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दिखता है। ये इसके साथ भी इसका प्रॉपर्टी मैच करता है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ भी इसका प्रॉपर्टी मैच करता है, और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी हैलोजेंस, दैट मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ भी ये मैच करता है। इसीलिए हाइड्रोजन का प्रॉपर प्लेस ये नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन को बहुत सारे टेक्स्ट में आपको मिलेगा, हाइड्रोजन को बीच में कहीं पर रख दिया जाता है, बिल्कुल अलग सा रख दिया जाता है। इसलिए मैंने फिलहाल तो हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में कंसीडर नहीं किया। अगर किसी टेक्स्ट में आपको हाइड्रोजन एस ब्लॉक में कंसीडर्ड मिलता है तो गो विद दैट, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फिलहाल के लिए आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है, क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो चूंकि जाके एस ऑर्बिटल में या एस सबशेल में जाके भर रहा है, इसीलिए इनको एस ब्लॉक कहा जाता है, या इस ब्लॉक को एस ब्लॉक कहा जाता है, एस ब्लॉक कहा जाता है। उसी तरह से आप बताइए, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसे हम क्या नाम देंगे? ये वाला ब्लॉक क्या होगा? ये जो ब्लॉक है इसको हम क्या नाम देंगे? यहां इस केस में देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर भर रहा था? p में जाके भर रहा था, तो इसे हम p नाम देंगे, p ब्लॉक, इसे p ब्लॉक कहा जाता है। और इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है, इस सेक्शन को हम क्या नाम देंगे? ये यहां पर जो आपको इस तरह का सेक्शन दिख रहा है, यहां पर ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को क्या नाम दिया जाएगा? थोड़ा सा मैं कलर बदल दूं तो आपको बेहतर दिखेगा, इसे लाल कर देता हूं। ये जो आपको ब्लॉक मिलेगा, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक को कहा जाता है, ऑब्वियसली क्या कहना चाहिए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कहां पर आके भर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन ये डी में जाके भर रहा है, तो इसे डी ब्लॉक कहा जाता है। सो दिस इज डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाए, इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाएगा, इस तरह से फिलअप होते 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 बहुत देर बाद आपको जाके यहां पर एफ मिलेगा, एफ में जाके भरेगा। वो जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो ब्लॉक है, यहां पर जो एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, इन एलिमेंट्स के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाके भरता है एफ सबशेल में। एफ सबशेल में भरने के कारण इस ब्लॉक को कहा जाता है एफ ब्लॉक। तो यहां पर जगह नहीं है, तो मैं इसी को यहां पर लिख देता हूं, इस ब्लॉक को कहा जाता है एफ ब्लॉक।
और इसका इसका जो पोजीशन होगा यहां पर, ये जो एलिमेंट अलग सा रखा गया है इस ब्लॉक को, इसका दरअसल जगह है यहां पर लैंथनम के साथ इसका जगह है। फर्स्ट वाला जो रो है उसका पोजीशन है लैंथनम के साथ, उसके बाद आता है ये इसीलिए इसे लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और ये जो सेकंड है, ये जो सेकंड रो है, इसका पोजीशन आता है यहां पर एक्टिनियम के साथ, इसीलिए इसे एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है और ये एफ ब्लॉक में आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहां पर जो पीरियोडिक टेबल है उसका लिंक है, इंटररिलेशन है, और क्यों हम लोग इस ब्लॉक को, एक ब्लॉक को एस ब्लॉक, क्यों पी ब्लॉक और क्यों डी ब्लॉक कहते हैं। अब कुछ चीजें आप यहां पर और भी देख ले कि अगर आप कंपेयर करें लिथियम को जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करें, चलिए हाइड्रोजन से ही शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन के लिए जो लास्ट क्या उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आता है। अब हीलियम में क्या होता है, ये फिलअप हो जाता है, ये पूरी तरह से फिलअप हो जाता है। लिथियम को अगर आप कंसीडर करें तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा मैच करेगा, एक ही ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करेगा कैसे। फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से नियॉन तक पूरा भर गया, ये पूरा भर जाएगा। सेकंड जो शेल है ये पूरा भर जाएगा। अब यहां पर सोडियम के लिए क्या होगा, सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन यहां पर भरेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो फिर सोडियम, मैग्नीशियम इस तरह से भरते गए पूरा का पूरा पीरियड भर गया, तो ये पूरा का पूरा जो शेल है ये पूरी तरह से भर गया, थर्ड शेल जो है ये पूरी तरह से भर गया। पोटेशियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। तो हर एक के केस में देखिए ये जो फर्स्ट ग्रुप क्या है, हर एक जो मेंबर है, हर एक मेंबर के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल का स्ट्रक्चर, वैलेंस शेल लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्टली सेम है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से अगर आप दूसरे ग्रुप को कंसीडर करें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो चूंकि एक ही ग्रुप के हर एक एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वही डिसाइड करके देता है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, इसीलिए उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है सिमिलर काइंड ऑफ होता है। जैसे कि इन एलिमेंट्स के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके केस में क्या होता है, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसलिए बहुत रैपिडली या बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। तो सबका सेम प्रॉपर्टी, सबके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब बड़ा ह्यूज टेंडेंसी रखता है कि इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर दे, इसीलिए वो मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है, बहुत बढ़िया मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है। अब दूसरे ग्रुप में देखें, इसमें भी मेटालिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर एक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है। तो इनमें भी मेटालिक प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट ग्रुप से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि देखिए यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है सेकंड ग्रुप के केस में। तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसीलिए ये उतना अच्छा, फर्स्ट ग्रुप जैसा उतना अच्छा ये मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है, लेकिन इसमें भी मेटालिक प्रॉपर्टी होता है। तो यहां से भी पीरियोडिक टेबल का जो इंपॉर्टेंस है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरह से सोचते हुए हम अलग अलग एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से प्रॉपर्टी वैरी कर रहा है। जैसा कि यहां पर मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, यहां से सेकंड ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में जाते हुए मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो मेटालिक प्रॉपर्टी घटते जाएगा और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा। क्यों हो रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो रहा है। वहां से हम कॉमन सेंस लगा के बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड देखें आप, जनरल ट्रेंड ये है कि जितना आप पीरियोडिक टेबल में इस तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ जितना आप बढ़ते जाएंगे, उतना मेटालिक कैरेक्टर घटते जाएगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। तो ये एक जनरल ट्रेंड हो गया पीरियोडिक टेबल का। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एटॉमिक रेडियस जो है, ये भी, इसका भी एक जनरल ट्रेंड है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो कुछ खास होगा, अभी मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, कुछ खास होगा। फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, एक जनरल ट्रेंड को वो फॉलो करता है। आप जितना लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे उसमें भी कुछ चेंजेस आएगा। तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल का वैल्यू आप यहां से समझ सकते हैं कि इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज, कि वो एलिमेंट किस जगह पे है, इससे हम वो डिसाइड कर सकते हैं कि उसके पास वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह का हो सकता है। 2 एलिमेंट अगर आपको दिया जाए, जैसे कि यहां पर लिथियम और मान ले कि ऑक्सीजन, तो आप पीरियोडिक टेबल में इन दोनों का पोजीशन देख के बता सकते हैं कौन ज्यादा मेटालिक है। ऑब्वियसली मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट में जाते हुए घटेगा, तो लिथियम ज्यादा मेटालिक है, ऑक्सीजन कम मेटालिक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑक्सीजन में ज्यादा दिखेगा, लिथियम में कम दिखेगा। तो इस तरह से भी पीरियोडिक टेबल का वैल्यू आप समझ सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाता है।
और एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका कैसा होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करके यह देता है कि उस एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। इसीलिए एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जनरल ट्रेंड को फॉलो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जो एटम का साइज है, एलिमेंट्स के एटम का जो साइज है, वो पीरियोडिक टेबल में किस तरह के ट्रेंड को फॉलो करता है। मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़े तो एटॉमिक साइज का क्या होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। ऊपर से नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज का क्या होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप की अगर बात करें, एक ही कॉलम की अगर बात करें, तो इनमें से किसका रेडियस ज्यादा होगा, किसका रेडियस कम होगा। उसी तरह से लिथियम और बेरिलियम अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो फिर किसका रेडियस ज्यादा होगा, किसका रेडियस कम होगा। यही ट्रेंड हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन सा ट्रेंड ये फॉलो करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि जो वर्टिकल कॉलम होता है पीरियोडिक टेबल में, इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। यहां पर 18 ग्रुप्स होता है। और जो रोज होता है, हॉरिजॉन्टल जो रोज है, इन रोज को पीरियड्स कहा जाता है। और पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होता है। आप पूछेंगे ये दोनों क्या है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो सीरीज है, ये पूरा रो जो है, इसे लैंथेनाइड्स कहा जाता है और इसका पोजीशन इस जगह पे होता है, 6th पीरियड में होता है। और इस दूसरे रो को इन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है, जिसका पोजीशन जो है ये यहां पर इसके साथ होता है, 7th पीरियड में होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग यहां पर एक लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स का हमें दिख रहा है रेडियस। रेडियस ही साइज को डिटरमाइन करके देगा। तो अब ये रेडियस, अगर इनको आप गौर करें तो यहां पर 2 एलिमेंट्स है। फर्स्ट पीरियड के 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, और फिर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है यहां पर, और यहां थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। अगर पीरियड वाइज अगर आप देखें एक एक पीरियड में किस तरह का ट्रेंड फॉलो कर रहा है रेडियस, तो आप ये पाएंगे हाइड्रोजन से हीलियम जाते हुए इसका रेडियस घट रहा है। मतलब बाएं से दाहिनी तरफ जाते हुए जो रेडियस है, ये रेडियस घट रहा है। सेकंड पीरियड में भी वही ट्रेंड आपको मिलेगा, सेम ट्रेंड, बाएं से दाहिनी तरफ जाते हुए ये घट रहा है। और थर्ड पीरियड में भी आपको वही ट्रेंड दिखेगा कि लेफ्ट से राइट जाते हुए जो एटॉमिक रेडियस है, वो रेडियस घट रहा है। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल रोज में देख लिया, क्योंकि देखे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ये सेकंड पीरियड में आता है, ये एक ही रो में रिसाइड करता है। तो ये हम रो वाइज देख रहे हैं, पीरियड वाइज इसका ट्रेंड देख रहे हैं। अब एक बार आप ग्रुप वाइज भी इसका ट्रेंड देख लीजिए। फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें हम लोग, तो देखें लिथियम के बाद सोडियम आता है, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। यहां पर अगर आप रेडियस को देखें तो ये रेडियस बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो रेडियस हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं वो सारे पिकोमीटर में है। एक पिकोमीटर जो है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। तो ये सारे जो वैल्यूज है ये पिकोमीटर में है। अब आप 17th ग्रुप जो कि हैलोजन ग्रुप है, इस ग्रुप में भी अगर आप देखें तो जो एलिमेंट्स है, जो मेंबर्स है, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब है। इनका भी अगर आप रेडियाई देखें तो आप देखेंगे ये ऊपर से नीचे जाते हुए, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए ये बढ़ रहा है। तो ये इस तरह का ट्रेंड को फॉलो करता है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे इसके पीछे रीजन क्या है। तो यहां पर उससे आगे बढ़ने से पहले, उस रीजन को देखने से पहले, एक बार अगर आप चार्ट में इन वैल्यूज को देख ले तो आपको बेहतर चीजें समझ में आने लगेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो भी वैल्यूज हम लोगों ने यहां पर देखा, ये सारे वैल्यूज जो है, रेडियस जो है, ये सारे कैलकुलेटेड वैल्यूज है। देखिए 2 तरह का वैल्यूज होगा। एक तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकाला जाता है फिजिक्स के अलग अलग इक्वेशंस को यूज करते हुए, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशंस को यूज करते हुए, और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जिसे एम्पिरिकल वैल्यू कहा जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से निकल के सामने आता है। तो यहां पर जो भी वैल्यूज है, ये सारे वैल्यूज जो है, ये सारे कैलकुलेटेड वैल्यूज है, मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज है फिजिक्स के इक्वेशंस को यूज करते हुए। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यूज को देखा जाए और इंपेरिकल वैल्यूज को देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। कैलकुलेटेड वैल्यूज के बहुत आसपास रहता है इंपेरिकल वैल्यूज, दैट मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज। अगर आप दोनों को एक साथ देखें, पहले तो एक बार इंपेरिकल वैल्यूज को देख ले, इसका भी ट्रेंड देखें किस तरह से ऐसे 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 घट रहा है, इस तरह से, और फिर अचानक बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर अचानक बढ़ रहा है। इस तरह का ट्रेंड ये फॉलो करता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या निकल के आता है, देखिए सेम ट्रेंड निकल के आता है। इस तरह से ये घट रहा है, फिर अचानक ये बढ़ गया, फिर ऐसा घटते 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 फिर अचानक बढ़ा, फिर घटते 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 फिर अचानक बढ़ा। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड क्यों दिखता है, इसी पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि एक रो में, दैट मीन एक पीरियड में आगे बढ़ते हुए, इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हुए हम क्या देखेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या एटॉमिक रेडियस घटेगा।
तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले लिथियम को। हम ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला पीरियड जो, माफ कीजिएगा, ये सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब रिसाइड करता है। तो इनके केस में हम देखेंगे इस तरह से आगे बढ़ते हुए क्या हो रहा है एटॉमिक रेडियस का। तो लिथियम से शुरू करते हैं। तो लिथियम का देखिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, फिर सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। दैट मीन न्यूक्लियस में जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है 3 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज है। 3 प्रोटॉन है तो 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर आप गौर करें, जो साइज होता है एटम का, जो साइज होता है या रेडियस आप कुछ भी कह ले, ये किस पे डिपेंड करेगा? क्या ये अंदर वाला जो ऑर्बिट है इस पे डिपेंड करेगा या बाहर वाला ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा? इसका साइज हम क्या कहेंगे? एक एटम का साइज कौन डिसाइड करेगा? इनर ऑर्बिट्स या इनर शेल से डिसाइड करेगा या फिर आउटर मोस्ट शेल डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल डिसाइड करेगा। ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये इसका रेडियस कितना है, यही होगा इस एटम का रेडियस। ओके, तो अगर ऐसी बात है कि अगर बाहर वाले, दैट मीन आउटर मोस्ट शेल ही इसका साइज को डिटरमाइन करके दे, तो फिर हम लोग ये अंदर वाला जो ऑर्बिट है इसे हटा सकते हैं। इसे हटा के अभी देखते हैं। आप याद रखें, अंदर वाला ऑर्बिट जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हर केस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब इस पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हर केस में आपको फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बाकी हम जो देख रहे हैं फिलहाल, ये सेकंड ऑर्बिट है। लिथियम में देखें 3 चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है और यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये तो लिथियम हो गया। अब देखिए बेरिलियम। बेरिलियम में देखें थोड़ा सा यहां पर रेडियस कम हो गया। क्यों कम हुआ? देखें, क्योंकि जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा, वो ऑर्बिट फिक्स्ड है। भले ही ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ते ही ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा। मतलब इस पूरे शेल को ये अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा, क्योंकि अब न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज है, इसीलिए वो शेल थोड़ा सा छोटा हो गया। अब देखिए, अगर आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम से हम आगे बढ़ते हैं, बोरॉन में जाते हैं, तो ये फिर और थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज 5 आ गया है। फिर देखिए कार्बन के केस में ये और थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, ये हो गया नाइट्रोजन, और थोड़ा छोटा हो गया, और ऑक्सीजन और थोड़ा छोटा हो गया। तो हम जनरल ट्रेंड के तौर पे कह सकते हैं कि एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो है ये डिक्रीज करता है, घटता है। रीजन क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और वो शेल को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए वो शेल छोटा होते जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि एक पीरियड में ऊपर से नीचे जाते हुए, माफ कीजिएगा, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियस का क्या होता है। हम लोग इसी को कंसीडर कर लेंगे। इसी को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसी को कंसीडर करेंगे और हम देखेंगे यहां पर क्या होने वाला है। तो यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ही। आप फिर बाकी समझ जाएंगे कि बाकी के लिए भी यही ट्रेंड फॉलो करेगा ये। तो देखिए, गौर से देखिए, लिथियम के लिए 2 ऑर्बिट है, सोडियम के लिए 3 ऑर्बिट्स है या 3 शेल्स है। तो सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इसे आने के लिए एक एक्स्ट्रा शेल चाहिए होता है, इसीलिए यहां पर इसका साइज बड़ा हो जाता है। भले ही न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़े, न्यूक्लियर चार्ज लिथियम का 3 होगा, सोडियम का 11 होगा, +3 और +11, भले ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, लेकिन इसका जो नया शेल आके जुड़ा, इलेक्ट्रॉन जो नया शेल में आके जुड़ा, इसके कारण इसका साइज बढ़ जाता है। इसीलिए जनरल ट्रेंड के तौर पे यहां पर ऊपर से नीचे जाते हुए इसका जो साइज है, एटॉमिक रेडियस जो है, वो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और इसी तरह से बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसी तरह का खास ट्रेंड फॉलो करता है। जैसे कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आप किसी एलिमेंट का पोजीशन देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें मेटालिक कैरेक्टर होगा या नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो इससे पहले हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि मेटल हम कहते किसे हैं। तो देखिए, वो एलिमेंट जो बॉन्ड बनाते समय, केमिकल बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, उस तरह के एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है। अब कौन इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है, कौन कम रखता है, इसे समझने के लिए हमें एक और टर्म को समझना होगा। वो टर्म है आयनाइजेशन एनर्जी। एक एलिमेंट के एटम से, न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी जरूरत पड़ता है, उसे उसका आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। देखिए, अगर मान ले ये एक एटम है, इसके यहां पर न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, हर एक इलेक्ट्रॉन को वो अपने तरफ खींच के रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। उन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। तो एक न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से
एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है, उस एनर्जी को उसका आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब देखिए, कोई अगर मेटालिक बिहेवियर ज्यादा रखेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसका एक और मतलब होगा कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। इसका मतलब लेस आयनाइजेशन एनर्जी हमें यह बताएगा कि उसमें ज्यादा मेटालिक बिहेवियर है। अब इस पीरियोडिक टेबल में हम यही देखने वाले हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा। हम पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल को फिलहाल कंसीडर ना करते हुए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन को कंसीडर करेंगे। यहां पर हम एक छोटा सा सेक्शन लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम को कंसीडर कर रहे हैं। इसी से हमें अंदाजा मिल जाएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में किस तरह का बिहेवियर रखता होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिथियम से बेरिलियम को कंपेयर करेंगे, मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर लिथियम के साथ सोडियम को कंपेयर करेंगे, मतलब ऊपर से हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बार लेफ्ट राइट कंपैरिजन हो जाए। लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी आपको यहां पर दिख रहा, बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी आपको यहां पर दिख रहा है। ऑब्वियसली बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। आप ये सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करते हुए भी समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम के आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो एक जनरल ट्रेंड है, मैं फिर से बता दूं, जनरल ट्रेंड है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। याद रखें, इसका एबरेशन भी है, उस पर हम आगे बात करेंगे। सो जनरली लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाते हुए देखिए, लिथियम से सोडियम जाते हुए आप देखिए आयनाइजेशन एनर्जी घटा। वही ट्रेंड आपको यहां पर भी दिखेगा, बेरिलियम से मैग्नीशियम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी घटा, ऊपर से नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें इसके एटम्स को कंसीडर करना होगा, इसके जो नंबर ऑफ शेल्स है उन्हें कंसीडर करना होगा। चलिए लिथियम, बेरिलियम और सोडियम को कंसीडर करते हैं। देखिए, लिथियम में 2 शेल्स होता है, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। वही बेरिलियम के लिए भी होता है। सोडियम में 3 शेल्स होता है। चलिए लिथियम में वापस आते हैं। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होता है, मतलब 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, और ऑब्वियसली न्यूट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को लिथियम से बाहर निकालना है, इसके एटम से बाहर निकालना है, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहां से उसे बाहर निकालना है, तो इसके लिए कुछ एनर्जी हमें प्रोवाइड करना होगा। अब आप देखिए बेरिलियम के केस में क्या होगा। बेरिलियम के केस में उसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स होता है, तो पॉजिटिव 4 यूनिट का चार्ज होगा। अब इसके आउटर मोस्ट शेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट लिथियम और बेरिलियम दोनों के लिए सेकंड ऑर्बिट है, लेकिन बेरिलियम में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण लिथियम जिस स्ट्रेंथ से, लिथियम का न्यूक्लियस जिस स्ट्रेंथ से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, बेरिलियम में चार्ज ज्यादा होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन को या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा फोर्स से खींचे रखेगा। मतलब लिथियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जितना एनर्जी प्रोवाइड करना होगा उससे कहीं ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा बेरिलियम के केस में, क्योंकि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, उसी फोर्स के अगेंस्ट खींचते हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इसका मतलब जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। अब ऊपर से नीचे कंपेयर करते हैं, लिथियम के साथ सोडियम को अगर कंपेयर करें तो आपको लग सकता है कि सोडियम में तो बहुत सारा चार्ज है, लिथियम में अगर +3 है, सोडियम में +11 है, तो यहां पर तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है सेकंड शेल नहीं है, सेकंड ऑर्बिट नहीं है, बल्कि थर्ड ऑर्बिट है, और थर्ड ऑर्बिट काफी ज्यादा दूर होता है, सेकंड ऑर्बिट से काफी ज्यादा दूर होता है, और भी दूर होता है फोर्थ ऑर्बिट, वो और बड़ा होता है, वो जो शेल है और बड़ा होता है। तो फिलहाल सोडियम के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो थर्ड ऑर्बिट है, लिथियम के लिए सेकंड ऑर्बिट है। जितना हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, उतना जो नंबर ऑफ शेल्स है एक एक करते हुए बढ़ते जाएगा। अब देखिए, चूंकि ये दूर है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट चूंकि दूर है, तो इसे बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटते जाता है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नए शेल में जाके जुड़ता है।
तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में वो जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है उससे मेटालिक नॉन मेटालिक ट्रेंड को हम कैसे पता लगाएंगे। ये तो बड़ा आसान है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है, जिसके कारण कि उसमें लेस मेटालिक बिहेवियर आता है। तो जितना हम पीरियोडिक टेबल में राइट साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना नॉन मेटालिक बिहेवियर आपको दिखेगा। जैसे कि हमें पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल्स है। ये सब नॉन मेटल्स देखिए किस तरफ है, ये राइट साइड में नॉन मेटल्स है। अब देखिए जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है इसीलिए मेटालिक बिहेवियर बढ़ते जाएगा। जितना आप नीचे जाएंगे, लिथियम से सोडियम ज्यादा मेटालिक होगा, उससे पोटेशियम ज्यादा मेटालिक होगा। इस तरह से ऊपर से नीचे जाते जाए तो मेटालिक बिहेवियर जो है वो बढ़ते जाएगा। यहां पर इस जगह पे जो एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स जो है इसका बिहेवियर मेटल नॉन मेटल के बीचों बीच का है, इसीलिए इन्हें सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहा जाता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड उस तरह का एलिमेंट है जिसमें कि दोनों तरह का प्रॉपर्टी दिखता है, मेटालिक प्रॉपर्टी भी दिखता है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी दिखता है। सम केसेस, कुछ केसेस में मेटालिक बिहेवियर ये शो करता है, कभी कभी ये नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीचों बीच है। और नॉन मेटल आपको इस जगह पे दिखेगा। यहां पर ये जो इनर्ट गैसेस है या नोबल गैसेस है ये भी नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहता, मतलब इसमें बिल्कुल मेटालिक बिहेवियर नहीं होता। और ये जो एलिमेंट्स है ये भी नॉन मेटल्स है। साथ ही साथ ध्यान दें यहां पर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भले ही यहां पर रखा गया हो, हाइड्रोजन को इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण यहां पर रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट में आप हाइड्रोजन को बीचों बीच कहीं पर पाएंगे, क्योंकि देखिए इसका जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे पिछले वीडियोस में हमने बात किया था, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ये एल्कली मेटल जैसा भी होता है और इसका प्रॉपर्टी हैलोजन जैसा भी होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो है एल्कली मेटल्स है। ये बहुत छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन भी कर सकता है, इसीलिए ये दो तरह का प्रॉपर्टी रखता है। तो इसका जो प्रॉपर हाइड्रोजन का पोजीशन है पीरियोडिक टेबल पे कहीं पर नहीं है, इसीलिए कुछ टेक्स्ट में हाइड्रोजन को बाहर रखा जाता है, इन सब ग्रुप से बाहर रखा जाता है। तो ये जो है ये सारे नॉन मेटल्स है। और जो मेटलॉइड है और नॉन मेटल है, इसे छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट्स है सब मेटल्स है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो 7th पीरियड है ना, 7th पीरियड को आप कंसीडर ना करें। 7th पीरियड के बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो मैन मेड एलिमेंट है और बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, उसका जो लाइफ साइकिल है ये बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये सब जो है इसके बारे में, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में हमारे पास कुछ खास नॉलेज है नहीं। तो 7th पीरियड को अगर आप एक्सक्लूड करके चले तो ज्यादा बेहतर होगा। आप मान ले 7th पीरियड के बारे में हम लोगों को कुछ खास पता है नहीं। 6th पीरियड तक देखें, जो भी आपको एलिमेंट्स दिखेगा ये तो इधर तो नॉन मेटल है और इधर मेटलॉइड है, और बाकी जितना भी एलिमेंट्स है सारे मेटल्स में गिना जाता है। अब जैसा कि हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेकिन यह जनरल ट्रेंड है। किसी किसी केस में इसका एक्सेप्शन भी है। चलिए देखेंगे वो एक्सेप्शन कहां पर है और क्यों है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पीरियड से, हाइड्रोजन और हीलियम। यहां पर आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिख रहा है, यहां पर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दिख रहा है। 3rd, 4th, 5th आयनाइजेशन एनर्जी भी होता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर आपने कार्बन आयनाइड्स कंपाउंड चैप्टर को देखा था तो आपको पता होगा कि ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। हीलियम के लिए देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए न्यूट्रल एटम से, उस एनर्जी को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो जो आयन में कन्वर्ट हो गया, उस आयन से अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक में हमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन और हीलियम के आयनाइजेशन एनर्जी को अगर कंपेयर करें तो ये जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। हाइड्रोजन से हीलियम जा रहे हैं हम लोग, यहां लिस्ट में आपको ऊपर से नीचे दिख रहा है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट से राइट है। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, जो कि जनरल ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। अब दूसरे पीरियड में आते हैं। दूसरे पीरियड का ये सारे मेंबर्स हैं। यहां पर भी 2nd, 3rd, 4th, 5th आयनाइजेशन एनर्जी की हमें फिलहाल तो कोई जरूरत है नहीं।
यहां पर आप देखें लिथियम से बेरिलियम जाते हुए एनर्जी बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह से बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन जाते हुए जो आयनाइजेशन एनर्जी है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लिस्ट में ऊपर से नीचे, लेकिन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस आपको इन दो जगहों पे दिखेगा। बेरिलियम से बोरॉन जाते हुए देखिए आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए आपको जो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एस सबशेल, पी सबशेल, डी, एफ सबशेल, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में डिटेल्स में चर्चा किया था एक वीडियो में, और आगे चल के जो हमने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बात किया था, उसमें भी हमने इस टॉपिक पे चर्चा किया था। अगर आपने उन दोनों में से कोई भी वीडियो देखा होगा तो आपको ये बेसिक आइडिया होगा कि क्या होता है यहां पर। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, समय कभी मिले तो जरूर से वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो शेल्स होता है, हम तो स्टैंडर्ड 10th लेवल पे शेल्स कह के पार हो जाते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, लेकिन वो सारे शेल्स जो है सब शेल्स से बना हुआ होता है। एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। जैसे कि फर्स्ट जो शेल है वो सिर्फ एस सब शेल से बना हुआ है। सेकंड ऑर्बिट या सेकंड शेल जो है उसमें 2 सब शेल्स होता है, एस और पी। थर्ड में होता है 3, एस, पी और डी। फोर्थ में होता है एस, पी, डी, एफ। इस तरह से ये चलते जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होता है वो कुछ इस तरह से फिलअप होता है। सबसे पहले एस भरता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एस में जो है एक ऑर्बिटल होता है, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। हमेशा याद रखें, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन एस में रह सकता है। पी में 3 ऑर्बिटल होता है, एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो पी 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। डी में 5 ऑर्बिटल होता है, एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। अब ये भरता कैसे है? इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिलअप होता है? सबसे पहले तो 1s भरता है, फिर इस तरह से डायगोनली आगे बढ़े तो 2s भरेगा, 2s का 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर डायगोनली आगे बढ़े तो 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा। इस तरह से फिर 3d, फिर 4p, यहां पर 5s होगा तो फिर 5s भरेगा। इस तरह से यह भरता है। अब देखिए, बेरिलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहां पर हम लोगों ने सब शेल्स को ड्रॉ किया है। 1s, 2s, 2p के 3 ऑर्बिटल, 2px, 2py और 2pz। हर एक ऑर्बिटल 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। अब देखिए, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। 4 मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरेगा? पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर जाएगा। अब अगर आप बोरॉन को देखें तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो यहां 1s भर गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2s भर गया 2 इलेक्ट्रॉन, और p में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर कोई सबशेल पूरा खाली हो तो उसमें स्टेबिलिटी आता है, उस एटम में स्टेबिलिटी आता है, या उस आयन में स्टेबिलिटी आता है। या फिर अगर वो आधा भरा हो तब उसमें स्टेबिलिटी आता है, या फिर अगर वो पूरा भरा हो तो फिर उसमें स्टेबिलिटी आता है। मतलब अगर ये पूरा खाली हो तो स्टेबल होगा, रिलेटिवली थोड़ा सा स्टेबल होगा। अगर ये आधा भरा हो तो रिलेटिवली थोड़ा स्टेबल होगा, और अगर ये पूरा भरा हो तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए, बोरॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। पी पूरी तरह से खाली हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। चूंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि पी पूरी तरह से खाली है, इसीलिए बोरॉन में एक टेंडेंसी होता है कि वो आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और इस तरह का रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है। इसीलिए बोरॉन में थोड़ा ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंसीडर करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 3। देखिए, ये आधा भरा हुआ है, P जो है आधा भरा हुआ, PX में 1, PY में 1 और PZ में 1। तो ये रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपेयर करें। अब अगर आप ऑक्सीजन को देखें, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा नाइट्रोजन का, मतलब थोड़ा ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हाफ फिल्ड p सबशेल है।
हाफ फिल्ड पी सब शेल अटेन करने के लिए, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना जो है उसका स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो उस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ऑक्सीजन में थोड़ा ज्यादा टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे। इसीलिए देखिए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हुए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है। इसमें थोड़ा ज्यादा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का और लूज करके थोड़ा सा स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको नियॉन का दे रहा हूं। आपको पता है ये इनर्ट गैस है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको जो पी सब शेल है ये पूरी तरह से भरा हुआ मिलेगा। जो आउटर मोस्ट जो शेल है ये पूरा भरा हुआ है, एस भी भरा हुआ है, पी भी भरा हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ना ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल्स है, जितना भी अवेलेबल ऑर्बिटल्स है या रिलेटेड ऑर्बिटल्स है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है। ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। अब इसी तरह का एबरेशन आपको थर्ड पीरियड में भी दिखेगा, फोर्थ में भी दिखेगा, फिफ्थ में भी दिखेगा, हर जगह पे आपको दिखेगा। यहां पर भी आपको दो जगह पे एबरेशन दिखेगा। देखिए यहां पर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जाते हुए और फास्फोरस से सल्फर जाते हुए। रीजन सेम है। इस बार हम लोग अंदर के ऑर्बिटल्स को कंसीडर नहीं कर रहे, यहां पर सिर्फ हम 3s और 3p को ही कंसीडर कर रहे हैं, जो कि इसका वैलेंस शेल है। अब देखिए यहां पर ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एल्यूमिनियम ये टेंडेंसी रखता है कि ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे और ऐसा थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ले, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये रिलेटिवली कम है। और वही चीज आपको फास्फोरस और सल्फर में भी मिलेगा। जैसे पिछले केस में हमने देखा था ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले केस में, यहां पर भी वही आपको दिखेगा कि सल्फर अगर इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो फिर इसे थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है रिलेटिवली थोड़ा सा कम है। ये सारी जो चीजें हैं इसके बारे में आप स्टैंडर्ड 11th में थोड़ा डिटेल्स में जाकर पढ़ेंगे। मुझे लगा अगर थोड़ा बहुत आप अभी से थोड़ा बहुत समझ जाए तो वहां जाके आपको दिक्कत कम होगी, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। तो फिर स्टैंडर्ड 10th के लिए केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।